AS4529 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं हम। आरटीपी में 25 आरटीपी। में 25 में 4 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है, और उसके बाद पीवाईक्यू में एक तो जैन 25 में था क्वेश्चन और मई 24 में भी था। पीवाईक्यू जैन 25 में भी है और पीवाईक्यू मई 24 में भी है। चलो देखते हैं पहले आरटीपी। देखो आरटीपी में 25, आरटीपी में 25 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा जी, AS4 का AS4 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, कर रहे हैं स्टार्ट। AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date. Question number 7. Smart Limited closes its books of accounts every year on 31st March. ठीक है। The financial statement for the year ended 31st March 24 are to be approved by the approving authority on 30th June 2024। ठीक है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कब हो रही है? 30 जून को अप्रूव हो रही है। तो यानी कि 31 मार्च 24 से लेकर 30 जून 2024 के बीच में कोई भी इवेंट होता है उसे हम क्या बोलेंगे? बताओ। 31 मार्च 24 से 30 जून 24 के बीच में कोई भी इवेंट होता है उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन एडजस्टिंग नहीं भाई, उसे हम बोलेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। हाउ कैन यू से नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग भी तो हो सकता है। 31 मार्च और 30 जून यानी कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रही है, इसके बीच में जो भी इवेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब इसमें ढूंढना पड़ेगा ना वेदर इट इज एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 फॉलोइंग इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है भाई, वो कह रहे हैं इस क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में कुछ ट्रांजेक्शन हुई। द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी सीक्स योर गाइडेंस फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, ये कुछ ट्रांजेक्शन हुई। You are required to state with reasons how the above transaction will be dealt within the financial statement for the year ended 31st March 24। ठीक है, तो आपको इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। पहली ट्रांजेक्शन, स्मार्ट लिमिटेड हैज एन इन्वेंट्री ऑफ 50 स्टिचिंग मशीन्स कॉस्टिंग एट 5500 पर मशीन ऑन 31/3/24। ठीक है, उनके इन्वेंट्री में क्या पड़ी है सर? 50 मशीन्स पड़ी हैं 5500 के हिसाब से। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ हैवी डिक्लाइन इन द डिमांड इन द नेक्स्ट ईयर। अच्छा, कंपनी को पहले से ही लग रहा है कि भाई हमारी नेक्स्ट ईयर में जाकर डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाएगी। ठीक है। द इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, 31/3/24 को उन्होंने वैल्यूएशन कैसे करी है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लेकिन कंपनी को पहले से लग रहा है कि मेरी नेक्स्ट ईयर जाके डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाएगी। नाउ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 24 ड्यू टू फॉल इन डिमांड द प्राइसेस हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली। ठीक है, वो कह रहा है अप्रैल 24 में क्या हो गया सर? डिमांड गिर गई और प्राइस भी गिर गया। और कंपनी हैज सोल्ड 5 मशीन्स ड्यूरिंग द मंथ एट अ प्राइस ऑफ 4000 पर मशीन। और अप्रैल के महीने में कंपनी ने 5 मशीनें 4000 रुपए में बेची हैं। अब बताओ क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आपने 5500 कॉस्ट के हिसाब से करी हुई है, लेकिन आपको पहले से ही पता है 31 मार्च 24 को कि नेक्स्ट ईयर जाके डिमांड गिर जाएगी। और अप्रैल में हो भी गया ऐसा। अप्रैल में डिमांड गिरने की वजह से प्राइस गिर गया और आपने अप्रैल में मशीनें 4-4 हजार रुपए में बेचनी स्टार्ट कर दी। 5 मशीनें आप 4000 रुपए में बेच भी चुके हो। अब बताओ क्या 31/3/24 को जो इन्वेंट्री है इसे एडजस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है कि सर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 31/3/24 को इसकी कंडीशन प्रेजेंट है, मैनेजमेंट को पहले से एक्सपेक्टेशन थी ना कि भी डिमांड गिर जाएगी, डिमांड गिर जाएगी, प्राइस गिर जाएगा। मैनेजमेंट को पहले से एक्सपेक्टेशन है, तो यानी कि इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। और एडजस्टिंग इवेंट के हिसाब से हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेंज करनी पड़ेगी। किस प्राइस पे मुझे इन्वेंट्री दिखानी पड़ेगी?
50 मशीन को मैं किस प्राइस पे दिखाऊंगा? वो प्राइस भी दे रखा आपको, कितने पे दिखानी है? 4,000 रुपए पर मशीन। सर आपने 5500 पे दिखा रखा है ना कॉस्ट पे, लेकिन आपकी एनआरवी कितनी रह गई? 4,000 रहेगी, क्योंकि 4,000 रुपए में आपने मशीन दी बेची है, तो आपको 4,000 पर उसे लेकर आना पड़ेगा। इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट। क्लियर है? सेकंड अभी लिखवाऊंगा पूरा। सेकंड, a fire has broken out in the company's godown on 15 April. The company has estimated a loss of 25 lakh, of which 75% is recoverable from the insurance company. फायर लगी है, आग लगी है 15 अप्रैल को। बताओ क्या ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? सर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बट क्या पॉइंट ऐड करोगे? यस सर, गोइंग कंसर्न इवेलुएट करना पड़ेगा, और लिख देना कि भाई गोइंग कंसर्न अगर अप्रोप्रिएट है तो नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ध्यान से पढ़ना, गलती मत करना प्लीज। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ सेल एग्रीमेंट ऑन 30 मार्च 2024। कंपनी ने एग्रीमेंट कर लिया 30 मार्च 2024 को, टू सेल अ प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 7,50,000 which is being carried in the books at 550 at the year end। ठीक है, कंपनी ने 30 मार्च को सर एग्रीमेंट कर लिया कि हम अपनी 5.5 लाख की प्रॉपर्टी को 7.5 लाख रुपए में बेच देंगे। द ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड सेल इज कंप्लीट इन द मंथ ऑफ May 24 व्हेन द कन्वेयंस एंड पोजेशन गेट कंप्लीट। वो कह रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड और जो सेल वगैरह है वो कब कंप्लीट हुई है? मई 2024 में कंप्लीट हुई है। नाउ वेदर इट इज एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, अब बताना सोचकर ध्यान से, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग है क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है, गलत, यही मुझे लग रहा था गड़बड़ी करोगे। आधी अधूरी लाइन क्यों पढ़ रहे हो भाई? बाकी क्या कहते हो, एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? बताओ एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? बाकी बोलो क्या कहते हो, एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? सर एडजस्टिंग होना चाहिए, एग्रीमेंट वगैरह हो गया तो एडजस्टिंग होना चाहिए। नहीं, अगर ये लास्ट वाली लाइन नहीं लिखी होती ना फिर एडजस्टिंग होता, लेकिन क्लियरली लिखा है। क्या क्लियरली लिखा है? वो कह रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड वगैरह, सेल वगैरह वो मई में कंप्लीट हुई है। जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होगा तब तक क्या मैं सेल ट्रीट कर लूं क्या? बताओ, ये तो बेसिक रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या मैं सेल ट्रीट कर लूं उसे? AS9 क्या कहता है? AS9 कहता है कि रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू फॉर सेल ऑफ गुड्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड। अरे बोलो हाँ या ना, AS9 में है ना ऐसा? तो क्या इस केस में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ? आंसर इज नो। तो मैं 31 मार्च 24 में सेल ट्रीट कर ही नहीं सकता, तो यानी कि ये मेरे लिए अभी नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, बट मैं इसका डिस्क्लोजर दे दूंगा। भैया अगर एडजस्टिंग होता तो फिर तो मैं सेल ट्रीट करता ना। इससे पहली वाली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, उसमें और कोई पॉइंट लिखा नहीं था, तो हमने मान लिया था कि सर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, सिर्फ क्या हो गया, लीगल फॉर्मेलिटीज बाकी है। तो फिर मैंने उसे क्या करा था, सेल रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं ना, यहाँ तो क्लियरली बोल रहा है वो कि रिस्क एंड रिवॉर्ड वगैरह, सेल वगैरह ये सब मई में हो रहा है। तो यानी कि ये तो अभी 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में तो नॉन एडजस्टिंग है, बट इसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? अगर ये लाइन नहीं होती तो मैं मान सकता था, फिर मेरे को एक एजम्पशन ही ले लेता कि भी एग्रीमेंट हो गया तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर होंगे। लेकिन मुझे बताओ, एग्रीमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होती है या कॉन्ट्रैक्ट? तो बचपन में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, सर कॉन्ट्रैक्ट इज मोर पावरफुल देन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? अरे लॉ फाउंडेशन में नहीं पढ़ के आया क्या? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस तो बहुत बेसिक चीज पूछ ली मैंने। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ, तो सर कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया और बाद में मैं उसे तोड़ भी देता हूं तो क्या वो लीगली एनफोर्सेबल है? नो, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। बट एक बार वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है फिर वो लीगली एनफोर्सेबल है। तो यानी कि सर एग्रीमेंट होना कोई एक एविडेंस नहीं है प्रॉपर,
बताओ ना, क्या आप एग्रीमेंट में से या कॉन्ट्रैक्ट में से किससे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मानोगे? कॉन्ट्रैक्ट को ही तो मानोगे ना। तो पिछले वाले जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता, ठीक है, यहाँ एग्रीमेंट है। ठीक है, चलो। नो, लास्ट पॉइंट भी अच्छा है। द कंपनी हैज रिसीव्ड ड्यूरिंग 22-23 अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹15 लाख फॉर परचेज ऑफ मशीन। 22-23 में कंपनी को ग्रांट मिली थी 15 लाख रुपए की। ठीक है। एएस, कौन सा एएस होता है गवर्नमेंट ग्रांट का? एएस 12। ठीक है। द कंपनी हैज रिसीव्ड अ नोटिस फॉर रिफंड ऑफ द सेड ग्रांट ऑन 15 जून 2024। कंपनी के पास रिफंड ऑफ ग्रांट, रिफंड ऑफ ग्रांट याद है? रिफंड ऑफ ग्रांट कब होती है? कब ग्रांट रिफंड करनी होती है? यस yes. कि सर जब ग्रांट से रिलेटेड जो कंडीशन है, एंटिटी उस कंडीशन को कंप्लाई करना बंद कर देती है, तो गवर्नमेंट अपनी ग्रांट क्या कर लेती है? वापसी मांग लेती है, रिफंड ऑफ ग्रांट। 15 जून को कंपनी के पास रिफंड ऑफ ग्रांट का नोटिस आ गया, ड्यू टू वॉयलेशन ऑफ सम ऑफ द कंडीशन ऑफ द ग्रांट इन द ईयर 2023-24, क्योंकि 23-24 में कंपनी ने कुछ कंडीशन तोड़ दी थी, इस वजह से 15 जून 24 को गवर्नमेंट ने रिफंड ऑफ ग्रांट का नोटिस जारी कर दिया। मुझे बताओ, रिफंड ऑफ ग्रांट का नोटिस आया 15 जून 2024 को, क्या ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? क्या बैलेंस शीट डेट में पता था कि भाई रिफंड करनी पड़ेगी? अरे यार, भाई थोड़ा माइंड खोलो। क्या बैलेंस शीट डेट पे पता था रिफंड करनी पड़ेगी? तनिष कहता है नो, बाकी क्या कहते हो? बाकी क्या कहते हो? क्या बैलेंस शीट डेट पे पता है रिफंड करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? लास्ट लाइन पढ़ना। हाँ सर, क्लियरली लिखा तो है कि 23-24 में कंपनी ने कंडीशन तोड़ दी थी। जब कंपनी ने कंडीशन तोड़ दी तो कंपनी को तो पता है ना कि मैंने कंडीशन तोड़ दी, और कंपनी को यह भी पता होगा कि भाई मैंने कंडीशन तोड़ दी तो कभी भी मुझे वापसी करनी पड़ेगी ग्रांट। अरे बोलो। तो यानी कि ये क्या बन गया? ये क्या एडजस्टिंग इवेंट बन गया ना। तो इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 31/3/24 को ही क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चारों पॉइंट थे, बढ़िया क्वेश्चन था। कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो पूछ लो, फिर मैं लिख रहा हूँ। क्लियर है सारे चारों केसेस? चलो लिखते हैं। पैसे देना तो कोई लेना देना है ही नहीं। पैसे देना इज नॉट अ मटेरियल थिंग। पैसे तो भैया क्रेडिट पे भी तो ट्रांजेक्शन होती हैं, तो पैसे देना तो कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं लिख सकता, सुनो, ऐसा नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड बाद में ट्रांसफर हुए, वो तो इनवैलिड सी चीज होगी ना। कि कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, एक तरफ तो लिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो गया और दूसरी तरफ लिख रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड बाद में ट्रांसफर हुए, फिर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसने वर्ड यहां पर क्या यूज किया? एग्रीमेंट यूज किया। अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा तो सर सब कुछ ट्रांसफर हो गया होगा। पैसा तो आपको कभी देखना ही नहीं होता अकाउंट्स में। पैसा आए ना आए वो तो बात का मैटर है, क्योंकि क्रेडिट पे भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। आरटीपी में 25/7 एज पर AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date
as per AS4, contingencies and events occurring after the balance sheet date, any event ऐसे लिखो, that occur after balance sheet date but before approval of accounts by approving authority is termed as event occurring after balance sheet date. ठीक है, the event for which conditions exist on the balance sheet date is termed as adjusting event, and whose condition are not present is termed as नॉन एडजस्टिंग इवेंट. ठीक है, नाउ इन दिस केस the accounts have been approved on 30 जून 2024. Hence, the treatment of events and transactions that occurred up to 30 जून 24 is as follows. ठीक है, फर्स्ट पहला पॉइंट, the fall in the value of inventory is treated as adjusting event as the company has already estimated as the company has already estimated heavy decline in the demand next year. Therefore, inventory of 50 क्या था आइटम, स्टिचिंग मशीन्स, इन्वेंट्री ऑफ 50
teaching machines will have to be written down to will have to be written down to 4000 per machine on 31/3/24, ठीक है. Second, the has fire has broken out in companies go down on 15th April 24. It will be treated as non-adjusting event. It will be treated as non-adjusting event. The company must evaluate going concern assumption the company must evaluate going concern assumption in this case if such if such assumption is appropriate. If such assumption is appropriate, then no disclosure is required. Third, the company has entered into agreement to sell property on 30th March 24. The company has entered into agreement to sell property on 30th March 24. It will be considered as non-adjusting event as ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड मेन था इसमें. ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड इज डन ऑन रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुए? मई 2024. सच इवेंट may be disclosed in the books of account. और लास्ट में था गवर्नमेंट ग्रांट. द कंपनी हैज received a notice for refund of government grant on 15th June 24. It will be treated as
non adjusting event. It will be treated as non adjusting event. Oh, sorry, it will be treated as, my mistake, it will be treated as adjusting event as the company has violated the conditions of government grant in 2023-24. Its adjustment is required in the books for the year ended 31/3/24। ठीक है, आया समझ में ये चारों केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। AS5 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द अकाउंटेंट ऑफ हीरा लिमिटेड has sought your opinion with relevant reasons whether the following transaction will be treated as change in accounting policy or not for the year ended 31/3/24। ठीक है, तो आपको बताना है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है। प्लीज एडवाइज हिम इन द फॉलोइंग सिचुएशन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहला, till the previous year the furniture was depreciated on straight line basis over 5 year period. From the current year the useful life of furniture has been changed to 3 years। बताओ, वो यूजफुल लाइफ चेंज होगी, 5 साल से 3 साल होगी, तो क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है? क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है? नो no. क्या बोलेंगे इसे? यस, दिस इज अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज। ठीक है। सेकंड, management decide to pay pension to those employees who have retired after completing 5 years of service in the organization. Such employees will get pension of 20,000 per month. Earlier there was no such scheme of the pension in the organization। क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है? हाँ सर, ये न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये चेंज नहीं है, ये तो सर इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी है। ड्यूरिंग द ईयर 31/3/24 देयर वाज अ चेंज इन द कॉस्ट फॉर्मूला इन द मेजरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है? यस सर, ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगा आपका। ठीक है, तो ये 3 केस है, लिख लो, इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 8, एज पर AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड prior period items and changes in accounting policy the following will be the treatment of transactions and events। Following will be the transaction treatment of transaction and events in the books of Hira Limited। पहला,
the change in useful life of the asset is treated as change in accounting estimate, not a policy change. In this case, in this case, change in useful life of furniture from 5 years to 3 years is treated as change in accounting estimate. सेकंड सेकंड में ना वो वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा जो लास्ट क्लास में एक लाइन लिखवाई थी ना मैंने आपको, ये वाली. The adoption of a accounting policy for events or transactions that differ in the substance from previously occurring events will not be considered change in accounting policy. ठीक है, ये लाइन याद कर लो आप. जब भी नई अकाउंटिंग पॉलिसी का पॉइंट होगा तो ये वाली पॉइंट याद कर लो. The adoption of an accounting policy for events and transactions that differ materially from previously occurred events and transactions is not a change in accounting policy. In this case, management management decided to pay pension to those employees who have completed 5 years of service. Earlier, there was no such scheme. It will be treated as introduction of a new accounting policy. ठीक है. The change in cost formula of measuring cost of inventories will be treated as change in accounting policy. The effect of such change shall be
ascertained and disclosed in the financial statements as on 31/3/24। इफ ये भी आता कि भाई अगर इफेक्ट असर्टेनेबल नहीं है तो इफ इफेक्ट इज नॉट असर्टेनेबल फिर क्या करते हैं? यस, देन फैक्ट्स टू बी डिस्क्लोज्ड, फैक्ट्स टू बी डिस्क्लोज। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रोविजन का क्वेश्चन नंबर 20 देखो, साहर्ष लिमिटेड is engaged in manufacturing of electric home appliances। ठीक है, the company is in the process of finalizing its accounts for the year ended 31/3/23। ठीक है, and needs your expert advice on the following issues। ठीक है, पहला पॉइंट, the company has its plant at 3 different locations। it has to shut down one of its plant due to internal reason। ठीक है भाई, 3 प्लांट है अलग अलग लोकेशन में, एक प्लांट उन्हें बंद करना पड़ रहा है। the said plant site is under a rental agreement till 31/3/24। ठीक है, हम कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं? 31/3/23। ठीक है, 31/3/23 में कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई मुझे एक प्लांट बंद करना है, लेकिन वो कह रहा है कि इसका ना रेंट एग्रीमेंट हो रखा है 31/3/24 तक का। ध्यान से सुनना, the rent per month is 80,000। ठीक है, if the company cancels the agreement it has to pay penal amount equal to 6 month rent। ठीक है, अगर कंपनी आज ये जगह छोड़ती है ना तो कंपनी को 6 महीने का रेंट भरना पड़ेगा। ठीक है, the company has also given an option to sublet the site at a rent of 45,000 per month। या फिर आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप क्या करो, आपको अगर नहीं चाहिए तो आप इसे सबलेट कर दो 45,000 पर मंथ पे, आप इसे क्या कर सकते हो? सबलेटिंग भी कर सकते हो। तो इसका केस बताना है आपको, बताओ क्या प्रोविजन बनेगा इस केस में? क्या प्रोविजन बनाना होगा या नहीं बनाना होगा? क्या इस केस में प्रोविजन बनेगा? क्योंकि देखो 31/3/23 की बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं हम, रेंट एग्रीमेंट हो रहा है 31/3/24 तक का, अगर इसे आज ही छोड़ देते हैं तो 6 महीने का रेंट भरना पड़ेगा, नहीं तो सबलेट करा दो 45,000 पर मंथ के हिसाब से। तो बताओ क्या प्रोविजन बनाना पड़ेगा? बोलो। और इसे कुछ नाम भी देते हैं, देखते हैं याद है या नहीं। सब प्रोविजन बनाना पड़ेगा, आंसर इज यस बनाना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। याद है किसी को ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कुछ होते थे? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ONEROUS, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा या नहीं? क्या होता है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट? क्या होता है? व्हाट इज एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, अच्छा, वो कहता है कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो है वो बेनिफिट से एक्सीड कर रही है। अब बेनिफिट तो कुछ है ही नहीं, हमें तो जगह छोड़नी है, लेकिन वी आर बाउंड कि हमें 1 साल तक का रेंट एग्रीमेंट है तो भाई हम बाउंड है, हमें कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर है, तो इसे बोलेंगे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कॉस्ट है अनअवॉइडेबल।
और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का आपको प्रोविजन बनाना होता है। AS29 कहता है कि आपको प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है आपका, तो इसको भी मैं लिखवा देता हूं। नाउ सेकंड पॉइंट, हाँ भी समझाऊंगा, लिखते हुए लिखवा दूंगा, समझा दूंगा। अ केस has been filed against the company in the consumer court and notice for levy of penalty 20 lakh has been received। ठीक है भाई, कंपनी के ऊपर केस लग गया और एक नोटिस आ गया, 20 लाख रुपए की पेनल्टी का नोटिस आ गया। नोटिस से कुछ नहीं होता वैसे, ऑर्डर से होता है, नोटिस से कुछ नहीं होता। द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ लॉयर टू डिफेंड द केस फॉर अ फी ऑफ ₹2 लाख। एक लॉयर अपॉइंट किया, 2 लाख रुपए की फीस उसे दी जाएगी। 50% ऑफ द फीस हैज बीन पेड, आधी फीस कंपनी पे कर चुकी है, और बैलेंस 50% विल बी पेड आफ्टर फाइनलाइजिंग द केस। ठीक है, बाकी आधी फाइनलाइजिंग ऑफ द केस के बाद जाएगी। देयर आर 75% चांसेस दैट द पेनल्टी मे नॉट बी लेविड। 75% चांस है कि भाई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब बताओ प्रोविजन बनेगा इस केस में? प्रोविजन बनेगा? पेनल्टी के 20 लाख का बताओ पहले। उसका नहीं बनेगा क्योंकि सर 75% चांस है कि हम जीत जाएंगे, तो उसका तो प्रोविजन नहीं बनेगा क्योंकि कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है। लॉयर की फीस का प्रोविजन बनेगा। गुड, आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया कि सर लॉयर की, हाँ लॉयर की, हाँ लॉयर की 50% जो फीस भरनी है वो तो भरनी है, तो सर उसका प्रोविजन बनेगा। गुड, नेक्स्ट। The company had committed to supply a consignment worth ₹1 crore to one of its dealers by the year end. As per the contract, if the delivery is not made on time, a compensation of 50%, 15% of the value is to be paid. While the consignment was in transit, one of the truck carrying the goods worth ₹30 lakh met with an accident. ठीक है, it was, however, covered by insurance. According to the surveyor's report, the policy amount is collectible and subject to 10% deduction. ठीक है, before closing the books of accounts, the company has received information that the policy amount has been processed and the dealer has also claimed for compensation. अब बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? वो कह रहा है कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम 1 करोड़ रुपए का सामान भेजेंगे बाय द ईयर एंड, और अगर सामान नहीं भेजा, डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई, तो 15% की कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। एक ट्रक जिसमें 30 लाख रुपए का सामान जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो सामान डिस्ट्रॉय हो गया। ऑल्दो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कवर है, तो 10% काट के आपको इंश्योरेंस क्लेम वगैरह सब मिल गया। ठीक है, लेकिन डीलर ने क्या डिमांड करी है? कंपेंसेशन डिमांड करी है। तो बताओ उस कॉम्पेंसेशन का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। क्लियर है? कितना प्रोविजन बनेगा? प्रोविजन कितना बनेगा? 15 लाख। 15 लाख कैसे? हाँ, अब देखो दो क्वेश्चन आ गए। सर 1 करोड़ का 15% देना था, तो 15 लाख का प्रोविजन हो। बट मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि भाई ट्रक तो 30 लाख का ही था, 30 लाख का ही सामान था उसमें, वही तो डिस्ट्रॉय हुआ। बाकी तो 70 लाख का हो सकता है मैंने भेज ही दिया हो। अरे बोलो ना, क्लियरली लिखा ना कि भाई एक ट्रक जिसमें 30 लाख का सामान जा रहा था वो डिस्ट्रॉय हो गया। मैं ये थोड़ी ना मान लूं कि 70 लाख का ही डिस्ट्रॉय हो गया सारा सामान, मतलब पूरा 1 करोड़ का ही डिस्ट्रॉय हो गया। नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि भाई 30 लाख का सामान डिस्ट्रॉय हो गया, तो 30 लाख का 15% ही तो मैं प्रोविजन बनाऊंगा, 4.5 लाख। बताओ क्या ज्यादा ठीक है, 15 लाख या 4.5 लाख? हाँ, 4.5 लाख ज्यादा ठीक है, बट इंस्टीट्यूट ने दोनों आंसर दे रखे हैं। इंस्टीट्यूट ने दोनों आंसर दे रखे हैं। इंस्टीट्यूट ने बोला 1 करोड़ वाला भी ठीक है, 30 लाख वाला भी ठीक है। दिखाता हूं, उसने खुद ही दोनों आंसर दे दिए, बट मेरे हिसाब से 15 लाख, 4.5 लाख का ही आंसर बनना चाहिए। देखो, ठीक है, कि भी लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह, 3 लाख रुपए का लॉस रिकॉग्नाइज करें तो अलग चीज होगी। ये सारा मैटर तो प्रोविजन से रिलेटेड ही नहीं है। यहाँ प्रोविजन की बात आ गई कि भी 30 लाख का 15%, 4.5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन भरना है, तो उसका प्रोविजन दो। वो कह रहा है ऑल्टरनेटिवली compensation of 15% can be computed whole contract amount 1 करोड़। in such a situation compensation should be 15 लाख, 1 करोड़ का 15%। वगैरह ऐसे भी निकाल सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो ये तरीका ज्यादा बेटर है। ठीक है,
चलो अब इसको लिखते हैं आंसर को। क्वेश्चन 20, as per AS 29 provision, contingent liabilities and contingent assets, the treatment of following transactions and events in the books of Saharsh Limited for the year ended 31/3/23 is as follows। 31/3/23 का क्वेश्चन है ये पहला। पहले बात में ना ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। अब सुनना ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लिखो। द ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखवाता हूं मैं आपको। द ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट in which the unavoidable cost of meeting the obligation under the contract exceeds the economic benefits expected to be received under it। ठीक है, क्या होता है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, दोबारा सुनो। वो कह रहे हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर आपके सामने सर एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट की, जिसको आप क्या अनअवॉइडेबल मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। बेनिफिट से ज्यादा कॉस्ट हो रही है, बेनिफिट से ज्यादा क्या हो रही है सर, कॉस्ट हो रही है। तो वो जो कॉस्ट है मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होगा ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। और क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा है तो आपको उसका पहले से क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इस केस में क्या हुआ कि भाई कंपनी ने 31/3/23 को, कंपनी के पास ना 3 प्लांट्स थे, कंपनी एक प्लांट को 31/3/23 को शट डाउन करना चाहती है, बट कंपनी ने एक साल 31/3/24 तक का क्या कर रखा है, रेंटल एग्रीमेंट कर रखा है। और इस रेंटल एग्रीमेंट में क्या लिखा है, इस रेंटल एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर कंपनी इसको छोड़ती है तो कंपनी को 6 महीने का रेंट देना पड़ेगा, 6 मंथ का रेंट भरना पड़ेगा, मैंडेटरी है। और रेंट कितना था सर, रेंट था 80,000, तो 80,000 इंटू 6 तो 4.8 का रेंट भरना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी इसको सबलेट कर दे। क्या करते, कंपनी सबलेट कर दे, और सबलेटिंग पे कंपनी को 45,000 का रेंट रिसीव हो जाएगा, फिर भी 80,000 रुपए का रेंट भरना पड़ेगा। 45,000 का रेंट रिसीव होगा तभी भी तो कॉस्ट ज्यादा ही है, इंटू 12। अब 12 करूंगा क्योंकि सबलेट तो फिर मैं पूरे साल के लिए करूंगा ना, या तो मैं छोड़ दूं तो 6 महीने का रेंट भर दो, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, पूरे साल तक आपको उसे चलाना पड़ेगा। लेकिन पूरे साल में वो ऑप्शन क्या दे रहा है कि आप इसे सबलेट कर सकते हो। तो यार आपका 80 माइनस 45 इंटू 12, 4,20,000। तो बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए, दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए,
सबलेट करना। सर इसमें कॉस्ट कम है, सबलेट करना चूज करना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट तो है लेकिन कम है, तो सबलेट करना ही चूज करना पड़ेगा। तो इतने का 4.2 लाख का प्रोविजन बनेगा आपका। आया समझ में ऑन द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पर आपको पहले से पता है कि मेरी कॉस्ट जो है वो बेनिफिट से एक्सीड कर जाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, और उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है। AS29 कहता है कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। आगे लिखो, द प्रोविजन फॉर onerous contract is to be made in the books of accounts. In the books of account. In this case, the company had two options. ऑप्शन वन में फॉर कैंसिलिंग द एग्रीमेंट, कॉस्ट विल बी 80,000 इंटू, अगर कैंसिल कराते हो तो 6 महीने का रेंट भरना पड़ेगा, 4,80,000। ऑप्शन टू, फॉर सबलेटिंग, अगर सबलेट कर देते हो, नेट कॉस्ट, तभी भी कॉस्ट ज्यादा है। नेट कॉस्ट कितनी कि सर 80,000 तो आपको भरना पड़ेगा रेंट, लेकिन सबलेट करके 45 मिल जाएगा, लेकिन फिर उसे 12 महीने तक चलाना पड़ेगा, 4,20,000। लोअर ऑफ द अबव will be provided, lower of the above, that is 420, will be provided in the books. Will be provided in the books as on 31/3/23। आया समझ में? ऑनर्स सेकंड, सेकंड में क्या था सर? सेकंड में था वो पेनल्टी कोर्ट केस वाला, तो लिखो प्रोविजन is a present obligation arising from past events, the amount of which can be measured using a substantial degree of estimation। ठीक है, यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। एन ऑब्लिगेशन will be a present obligation
if the probability of occurrence is more likely than not. If the probability of its occurrence is more likely than not, ठीक है. In this case, there are 75% chance, that penalty will not be levied. Hence there is नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्योंकि 75% चांस है कि पेनल्टी लगेगी ही नहीं, तो देर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड. फॉर बैलेंस 50% fees, there is a present obligation and it is to be provided in the books, as on 31/3/23, ठीक है. और थर्ड बताइए, थर्ड में क्या था सर? थर्ड में इंश्योरेंस वाला था, इसको कैसे लिखें हम? ठीक है, तो थर्ड में तो हमने प्रोविजन वाला पॉइंट पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया. ठीक है, थर्ड में सीधी हम कैलकुलेशन दिखा देते हैं. लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, कितना एक्सीडेंट हुआ था? 30 lakhs का, लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल. कितना क्लेम मिलेगा? वो कह रहा है 10% काट के मिलेगा, तो यानी कि 30 लाख का 90% 27 लाख का क्लेम मिल जाएगा. तो 3 लाख का क्या हो गया? नेट लॉस टू बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स, नेट लॉस टू बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स एज ऑन 31/3/23. ठीक है भाई, इतना तो लॉस बुक होगा. ठीक है, नाउ कॉम्पेंसेशन टू बी पेड टू डीलर, 30 लाख का 15%, 4,50,000 will be provided in the books on 31/3/23. ठीक है, आई समझ में कैलकुलेशन? तो ये हमारा आरटीपी मई 25 हो गया. कोई डाउट हो तो पूछ लो. अब पीवाईक्यू के क्वेश्चन बचे हैं. पीवाईक्यू में ना 2 पीवाईक्यू में सेम ही क्वेश्चन आ गया, वो मैं आपको दिखाता हूं. पीवाईक्यू जैन 25 खोले एक बार. पीवाईक्यू जैन 25 में आया था क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये पार्ट. देखो, ये थर्ड का ये पार्ट था AS29 का, और पीवाईक्यू मई 24 खेलता है. नहीं, मई में नहीं है, फिर सितंबर में हो गया. तो मतलब 2 पेपर मैंने देखा तो था ये.
सितंबर में हो सकता है। सितंबर में भी नहीं है। एक में ही है फिर, ठीक है। जैन 25 में ही है। पीवाई क्यू जैन 25 में ही है क्वेश्चन, AS29 का। बहुत पुराना क्वेश्चन है ICAI का ये, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एन इंजीनियरिंग गुड्स कंपनी प्रोवाइड आफ्टर सेल्स वारंटी फॉर 2 years टू इट्स कस्टमर। 2 साल की वारंटी देती है कंपनी अपने कस्टमर को। ओके। Based on the past experience, the company has been following the policy for making provision for warranties on the invoice amounting on the remaining balance warranty period। ठीक है, तो कंपनी की प्रैक्टिस क्या है कि कंपनी प्रोविजन फॉर वारंटी बनाती है। बनाना पड़ेगा, जब कंपनी वारंटी दे रही है 2-2 साल की, तो प्रोविजन फॉर वारंटी भी तो बनाना पड़ेगा। किस बेसिस पे बनाती है? बैलेंस वारंटी पीरियड पे। वो कहता है कि अगर 1 साल से कम पीरियड का टाइम पीरियड बचा है, अगर 1 साल से कम का टाइम पीरियड बचा है तो 2.5% का प्रोविजन बनेगा। अगर 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड बचा है तो 4.5% का प्रोविजन बनेगा। ऑब्वियसली भाई, अगर टाइम पीरियड कम बचा है तो रिस्क कम है, तो रिस्क कम है तो कम प्रोविजन बनेगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड ज्यादा बचा है, रिस्क ज्यादा है, तो ज्यादा प्रोविजन बनेगा। ठीक है। कंपनी रेज्ड इनवॉइसेस एज अंडर 20/21 इतना, 17 जुलाई 21 इतना। ये सब इनवॉइस डिटेल दे रखी है कि ऐसे ऐसे कंपनी ने क्या करिए, बिल काटे। ठीक है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन टू बी मेड फॉर वारंटी अंडर AS29 एज ऑन 31/3/23, 31/3/24। प्रोविजन फॉर वारंटी बताना है आपको 31/3/23 का, 31/3/24 का, दोनों सालों का बताना है। ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू PNL अकाउंट फॉर द ईयर 31/3/24। अगर PNL में 31/3/24 में कितना अमाउंट डेबिट होगा प्रोविजन का, ये कैसे निकालोगे? चलो 23-24 के तो हम बता देंगे, बट 23 में हम देख लेंगे कि भी कितना टाइम पीरियड बचा है, और 24 में 24 के हिसाब से देख लेंगे कौन कौन से इनवॉइस आएंगे। ये कैसे निकालोगे कि 31/3/24 को PNL में कितना डेबिट होगा? ये कैसे निकालोगे, बताओगे? ये कैसे निकालोगे कि 31/3/24 को PNL में कितना अमाउंट डेबिट होगा? हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? ना 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 ना, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 31/3/24 को कितना PNL में डेबिट करोगे, उसके लिए क्या चाहिए? सर 31/3/24 का प्रोविजन देख लो कितना है, वो ऊपर निकल आएगा। उसमें से लेस कर देना 31/3/23 का प्रोविजन। अरे बताओ ना, यही तो PNL में डेबिट होगा। यार 31/3/24 को तुम्हें पता है, अगर तुम्हें लेट से 1 लाख का प्रोविजन बनाना है, लेकिन आपने लास्ट ईयर ही 70,000 का प्रोविजन बना रखा है, तो आप इस साल PNL में 30,000 ही तो डेबिट करोगे। बोलो, ये निकालना है आपको कि भी अगर आप करंट ईयर का प्रोविजन एस्टिमेट करो 1 लाख, लेकिन पहले ही आपने 70,000 का प्रोविजन बना रखा है, तो इस साल PNL में और एडिशनल 30,000 का ही तो प्रोविजन बनाओगे, ये पूछ रहा है वो आपसे। तो उसके लिए ऊपर उसने पूछ लिया कि 23 का और 24 का प्रोविजन बता दो, और 24 में PNL में कितना डेबिट होगा वो बता दो। ठीक है, चलो। तो बताओ, अगर मैं बात करूं 31/3/23 के प्रोविजन की, तो कैसे बनेगा? सर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सर 31/3/23 के प्रोविजन के लिए ना आपको 2 साल पहले जाना पड़ेगा। 2 साल पहले मतलब 31/3/21। इसके बाद के जो इनवॉइस होंगे, सुनना ध्यान से, इसके बाद के जो इनवॉइस होंगे ना, उन पे प्रोविजन बनेगा। अच्छा, इससे पहले के अगर कोई इनवॉइस हुए उन पे प्रोविजन नहीं बनेगा, क्यों? सर 2 साल की वारंटी देते हैं, इससे पहले के अगर कोई इनवॉइस होंगे तो उसका तो वारंटी पीरियड एक्सपायर हो गया, उस पर तो प्रोविजन बनेगा ही नहीं। 31/3/21 के बाद जो सेल हुई है ना, उस पर प्रोविजन बनेगा। वो देखो, क्या 20/21 इस पे प्रोविजन बनेगा? क्या ये 31 दिन पहले से पहले किया या बाद किया है? सर ये तो पहले किया है, इस पे प्रोविजन नहीं बनेगा। बोलो, 17 जुलाई 21 क्या इस पे प्रोविजन बनेगा? बनेगा। कितना बनेगा? अब इसमें भी देखो, वो कह रहा है अगर इनवॉइस 1 साल से कम टाइम पीरियड का है, मतलब टाइम पीरियड अगर 1 साल से कम बचा है तो 2.5%, 1 साल से ज्यादा बचा है तो 4.5%। इस पे कितना बनेगा? इस पे कितना बनेगा?
सर कितना टाइम पीरियड बचा है? आपने सेल करी थी 17 जुलाई 21 को, ठीक है, तो कितना टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया? से तो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। कितना टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया? सर काफी महीने एक्सपायर हो गए। तो अब कितना टाइम पीरियड बचा है? सर टाइम पीरियड तो अब 1 साल से कम का बचा है, तो कितना बनेगा? 2.5%। बोलो भाई, आपको ये देखना है ना कि इन इनवॉइसेस का टाइम पीरियड बचा कितना है, तो देखो इस पर 2.5% बनेगा। 27 जनवरी 2022, 27 जनवरी 2022। सर इसका कब तक का टाइम पीरियड है? सर इसका टाइम पीरियड है 27 जनवरी 2024। तो 31 3 23 से देखो 27 जनवरी 24, कितना टाइम पीरियड बचा है? 1 साल से कम का टाइम पीरियड बचा है, 2.5%। 1 मार्च 2023, सर इसका टाइम पीरियड बचा है 1 मार्च 2025 तक का। तो 31 3 23 पे देखो कितना टाइम पीरियड बचा है? मोर देन 1 ईयर बचा है, तो 4.5% का। 24 अगस्त 2023, 20 मार्च 2024, इन पे बताओ कितना कितना प्रोविजन बनेगा? 31 3 23 को। सर इन पे बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा? सर ये तो सेल ही 31 3 23 के बाद हुई है, तो इस पे थोड़ा ना प्रोविजन बनेगा। 31 3 23 को थोड़ा ना इस पे प्रोविजन बनेगा, ठीक है। अब आओ 31 3 24 पे। अब यहां आपको देखना है कि सर पिछले 2 पीरियड पहले चले जाओ। 31 3 22, मतलब कोई भी सेल अगर 31 3 22 से पहले की है उस पर प्रोविजन नहीं बनेगा, मतलब इस पे प्रोविजन नहीं बनेगा, इस पे प्रोविजन नहीं बनेगा, इवन इस पे भी प्रोविजन नहीं बनेगा, ठीक है। इन तीनों पे प्रोविजन बनेगा। 1 मार्च 2023 को सेल करी, इसका टाइम पीरियड कब एक्सपायर हो गया? इसका टाइम पीरियड कब एक्सपायर हो रहा है? 24 25, 25 को एक्सपायर हो रहा है ना, 1 मार्च 25। तो इस पे कितना बनेगा? सर इसका 1 साल से कम का टाइम पीरियड बचा है, तो 2.5%। इनके कब एक्सपायर हो रहे हैं? 24 अगस्त 2023, तो 24 अगस्त 2025। तो 31 3 24 से 24 अगस्त 2025, मोर देन 1 ईयर है, 4.5%। और इस पे भी 4.5%। आया समझ में? अब इसको करवा रहा हूं मैं सॉल्व, लिखो। PYQ Jan 25, क्वेश्चन 3A, एज पर AS 29, provision contingent liabilities and contingent assets. The provision for warranties for 31 3 23 and 31 3 24 will be calculated as follows. Provision to be made as on 31 3 23। सर 31 3 23 पे देखो किसका प्रोविजन बनेगा भाई? 42,000 वाला तो बनेगा नहीं। 25,000 पे 2.5% प्लस 47,000 पे 2.5% प्लस 1 10 पे 4.5%। कितना हो गया ये? 25,000 का 2.5%, 47,000 का 2.5%, और 1 10 पे 4.5%। 6750, 6750 का प्रोविजन। नाउ प्रोविजन
टू बी मेड एज ऑन 31/3/24। 31/3/24 का प्रोविजन कितना है? एक 10 पे 2.5% प्लस 34 पे 4.5 और 75 पे भी 4.5। 34 पे 4.5% और 75 पे भी 4.5। 7655। 7655, ठीक है, ये प्रोविजन बन गया। सेकंड, सेकंड में क्या पूछ रहा था वो आपसे? सेकंड में पूछ रहा था कि भाई कंप्यूट द अमाउंट टू बी डेबिटेड, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी डेबिटेड टू P&L account for the year ended 31/3/24 is calculated as follows. Provision required on 31/3/24 7655 less provision existing on 31/3/23 6750। 7655 माइनस 6750 905। कितना आ रहा है? 905। इतने का अमाउंट डेबिट होगा, इतने 905 रुपए का अमाउंट डेबिट होगा। अमाउंट टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट ऑन 31/3/24। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका AS29 का कैलकुलेशन वाला। चलो, तो यहां पर हमारा काम खत्म हो गया AS 4, 5 और 29 का। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। काफी मैंने लिखवा दिया इसमें आपको, तो अब आपके दिमाग में लैंग्वेज काफी हद तक सेट होगी होगी। अब आपको जो रिवाइज करने हैं, ध्यान सुनना। नाउ यू हैव टू रिवाइज AS 7 एंड 9। ये दो स्टैंडर्ड रिवाइज करके रखो, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलाएंगे, ये दोनों रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हैं। AS 7 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज का, और 9 है जनरल रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये दोनों स्टैंडर्ड हम करेंगे 7 और 9। इन दोनों को रिवाइज करो। कल नहीं लूंगा मैं क्लास, क्योंकि कल मुझे कुछ काम है। परसों होगी क्लास, तो AS 7 और 9 उठाएंगे, ठीक है। और जो अपकमिंग आपका टेस्ट है सैटरडे को, इसमें मैंने आपको टॉपिक बता रखे हैं कौन कौन से। AS 4529 हो गए हमारे 7, 9 और 17, 18, ठीक है। 7, 9, 17, 18 ये 4 स्टैंडर्ड और कर लेंगे, और सैटरडे को फिर टेस्ट रखेंगे, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।